हमारे सभी प्यारे साथियों को जय हिंद। आप सभी का साथी विपिन मौर्य, आप सभी का आपके अपने YouTube हिंदी क्लासेस पर विपिन सर पर आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग जो है उत्तर प्रदेश पुलिस पर काम कर रहे हैं और आपके जो भी 8-10 दिन बचे हुए हैं, जो भी हमारे पास समय, इसमें हम लोग को दोगुनी ताकत के साथ आगे बढ़ना है और आगे चलना है ना। तो आज आप लोग की 26 नंबर की कक्षा है और जितनी भी कक्षा हम पढ़ाते हैं, जितनी भी कक्षा आप लोग के सामने हम प्रस्तुत करते हैं, आप एक भी कक्षा छोड़ा मत करिए। आपको पेपर में यहीं से आने वाला है उत्तर प्रदेश पुलिस 2024 में। मैं आपको फिर से लिख दूं कि एक एक डिजिट, एक एक क्वेश्चन फंसेगा मेरा आपका, और मैं दिखाऊंगा 17-18 के बाद कि हाँ एक प्रश्न आया हुआ है आपका, ठीक है। तो अगर चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे। भाई एक बात है कि मंजिल उनको ही मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उनको ही मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। परों से कुछ नहीं होता आए मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। अगर हौसला बना ही लिया है ऊंची उड़ान का, अगर हौसला बना ही लिया है ऊंची उड़ान का, फिर कद क्या देखना आसमान का, फिर कद क्या देखना आसमान का। इसी के साथ हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आप लोग फटाफट शेयर कर दीजिए वीडियो को, हम लोग चलते हैं आगे लेकर, ठीक है। तो चलिए मेरे दोस्त, आज का हमारा पहला प्रश्न है आप लोग की स्क्रीन पर, ठीक है, आपके सामने, ठीक है। बाल की खाल निकालना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? बाल की खाल निकालना, बाल की खाल निकालना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बताएं। बाल की खाल निकालना मुहावरे का अर्थ, बढ़ा चढ़ाकर बात कहना, गोड़ दोस्त की परख करना, बहुत मीन मेघ कर निकालना, मुश्किल काम करना। ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं, मुहावरा लोकोक्ति जब हम पढ़ाए थे तो वहां भी हमने इसको सॉल्व किया था, तो आप लोग इसको भी ध्यान में रखें, सॉल्व करें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आप बहुत सारे बच्चों का गलत आंसर आ रहा है आपका, ठीक है। तो इसका सही जवाब है आप लोग का सी ऑप्शन, बहुत मीन मेघ निकालना। बाल की खाल निकालने का मतलब होता है बहुत मीन मेघ निकालना। जैसे खाना बना है सब्जी में, आप सब्जी में कह रहे हैं कहीं नमक ज़्यादा है, कहूँ मिर्चा कम है, कहूँ तेल ज़्यादा है, कहूँ या ज़्यादा है, कहूँ, ठीक है। बाल के खाल निकाल के दे दें, या रहा वह रहा, बहुत मीन मेघ करें, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे इसमें बढ़ा चढ़ाकर की बात किए हैं, तो ये नहीं होता भाई, बढ़ा चढ़ाकर बात करना अतिशयोक्त होता है, ठीक है। गुड़ दोस्त की परख करना, ये भी नहीं, मुश्किल काम करना, बहुत मीन मेघ निकालना, ये सही जवाब है, सटीक जवाब, जिन्होंने बताया सही है। अगला है 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, इसमें लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? थोड़े दिन का सुख हो, चांद न दिखाई देना, 4 दिन चांद दिखना, सुख ही सुख होना। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? ये भी आसान सा प्रश्न है, इसका सही जवाब है आप लोग का थोड़े दिन का सुख, थोड़े दिन का सुख, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। साहित्य में रस का अर्थ होता है, साहित्य में रस का अर्थ होता है साहित्य की मिठास, किसी रस का आनंद, किसी फल का स्वाद, किसी फल का स्वाद, 2 बार है ना। चलिए फिलहाल कोई बात नहीं, जो सही आंसर है आप लोग उस पर निर्णय ले कि इसमें सही क्या है, ठीक। आपको मैं बता दूं कि रस जो होता है, रस का शाब्दिक अर्थ होता है हमेशा आनंद, ठीक है। दूसरी बात करें, आनंद की प्राप्ति हमें कैसे होगी, कहाँ पे होगी? तो किसी भी काव्य को पढ़ते हैं, किसी भी काव्य को पढ़ करके, किसी काव्य को सुन करके हमारे मन में जो आनंद की अनुभूति हो उसे रस कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? रस कहते हैं। एक टॉपिक आपका आता है अलंकार, क्या आता है? अलंकार। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण, अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है? आभूषण, और इसी को हम कहते हैं सौंदर्य, इसी को क्या कहते हैं? सौंदर्य, ठीक है। अगर सुंदरता की बात करेंगे तो अलंकार है, इसका मतलब होता है सुंदरता, ठीक है, सुंदरता। सुंदरता की बात करेंगे तो अलंकार है, ठीक है। और आनंद की बात करेंगे तो रस है, याद रखिएगा। और आपके छंद की बात करेंगे तो छंद में वर्ण या मात्रा गिनते हैं, वर्ण गिनते हैं या मात्रा गिनते हैं। तो जहां पे वर्ण मात्रा गिनेंगे, जिस कविता में या जिस पंक्ति में वर्ण मात्रा गिनेंगे छंद कहलाएगा, और जिस पंक्ति में सुंदरता देखेंगे अलंकार कहलाएगा, और जिस पंक्ति में आनंद प्राप्त करेंगे रस कहलाएगा। तो इसका सही जवाब है आप लोग का कौन सा? बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, ठीक है, इनमें कौन सा कनक शब्द का अर्थ नहीं? खजूर, सोना, धतूरा, छल। इसमें बताइए, 4 ऑप्शन है आपके, छल, खजूर, सोना, धतूरा, इसमें से कौन सा कनक का अर्थ नहीं है? कनक का अर्थ नहीं है। मैं आपको बता दूं, आप विश्वास करिए
कि जिन्होंने पूरा विश्वास करके अपने YouTube चैनल पे, जिन्होंने पूरा अभी तक लगातार हिंदी पर उन्होंने काम किया है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ मेरे भाई, आपका एक एक प्रश्न इसी में से आएगा। आपको मैं बता रहा हूँ, आपको अभी भी विश्वास कर लीजिए, आप लोग देख डालिए। ठीक है, इसका सही जवाब है आपका कौन सा? कनक का अर्थ है नहीं, बाकी कनक का खजूर भी होता है, सोना भी होता है, धतूरा होता है। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिका है, या खाए बहुरा या पाए बहुरा है, ये तो दोनों आप लोग सुने ही हो। ठीक है, तो छल इसमें नहीं कनक का अर्थ। अगला, अमेंडमेंट का हिंदी पर्याय क्या होगा? अमेंडमेंट का संकल्प, संशोधन, सर्व क्षमा, कार्यसूची। ये भी आसान सा प्रश्न है, और अब जानते हैं, हम जानते हैं कि आप लोग कर ले जाओगे, लेकिन येहू जानित कि जितना अंग्रेजी हम कहावत उससे ज्यादा तुम कहावत है ना। तो इसका सही जवाब आप लोग का कौन सा? संशोधन, बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, मैं विदेश नहीं जाऊंगा, ये किस प्रकार का वाक्य है? मैं विदेश नहीं जाऊंगा। ठीक है, और ये आप लोग के वाक्य हम कितनी बार बता चुके हैं? अर्थ के आधार पर। किसके आधार पे है भाई? ठीक है, अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 8। ठीक है, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, बहुत बार लिखा चुके हैं। एक पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। तो इसका सही जवाब है आप लोग का निषेध। यहां से देखिए क्या है? नकारात्मक। तो जहां पे नहीं का बोध होगा उसे हम निषेध कहेंगे, या जहां पे ना का बोध होगा निषेध। और विधान का मतलब जिससे हमें कोई जानकारी मिले, कई बार बता चुके हैं, जिससे हमें कोई जानकारी मिले, कोई जानकारी प्राप्त हो। जैसे भारत एक देश है, तो भारत क्या है? एक देश है। संकेत में 2 वाक्य आते हैं, किसमें कितने वाक्य? 2 वाक्य। अब प्रश्न में आप लोग का ये प्रश्नवाचक आएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। ठीक है, 80 की आमद 90 खर्च, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? 80 की आमद 90 खर्च। अपनी कुशलता देखना, अधिक दुराशा, पूर्ण स्वतंत्र होना, आय से अधिक खर्च। 80 की आमद 90 खर्च, ऐसे लोग बनाए हैं भाई। इस समय हम अगर देखें समाज में ऐसे ही फैले हुए लोग। ठीक है, उनकी इनकम के अनुसार खर्चे बढ़ चुके हैं। इनकम है, जैसे मान लीजिए उन्होंने घर बनवाया, मकान बनवाया, ठीक है, उसी के अनुसार उनका बढ़ गया। जैसे ठीक है, उनकी इनकम है 50,000, ठीक है, उन्होंने लिया 40 लाख का लोन ही ले लिया, 30 लाख का। ठीक है, तो जितनी इनकम है उससे ज़्यादा वो खर्चा कर डाले। ठीक, तो कहने का मतलब है आय से अधिक खर्च, और ये निरर्थक है, गलत चीज़ है। ठीक है, आपकी जितनी आय हो उसका आधा खर्चा करिए, आधा बचाइए भविष्य के लिए। अगर आधा आप लोग नहीं बचाएंगे तो आगे भविष्य के लिए खतरा मंडरा जाएगा आपके ऊपर, है ना। तो जितनी आय है उससे आधा खर्चा करिए, अगर आधा खर्चा करते हो बचाइए उसको, उसके अलावा चाहे जैसे बचाइए। ठीक है, अन्यथा आगे चल करके दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस ले चुका हूँ इस क्षेत्र में भी। ठीक है, छाया, आकाशदीप, प्रतिध्वनि, पुरस्कार, आंधी। ठीक है, पुरस्कार, आंधी एक रचना और है। ये सब किस विधा की रचनाएं हैं? नाटक, उपन्यास, काव्य, कहानी। छाया, आकाशदीप, प्रतिध्वनि, पुरस्कार, आंधी, 4 रचनाएं हैं इसमें। ये सब किस विधा की रचनाएं हैं? नाटक हैं, उपन्यास हैं, काव्य हैं, कहानी है। ठीक, और ये भी आपको बताना है कि एक रचना किसकी है। ठीक है, चलिए हम समय नहीं व्यतीत करेंगे। कहानी है और हमारे भैया जयशंकर प्रसाद की। किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। अगर इसमें से आपको एक चीज तो, एक तो रचनाएं सबको पता होगा, आकाशदीप। आकाशदीप तो जयशंकर का पढ़े हो ना, जिनकी भी आकाशदीप जयशंकर की क्या है? कहानी है। तो इनकी कहानी जो है जयशंकर की, ये मिल गया, एक मिल गया तो सब इन्हें गया है, और सब कहानी ही ऑप्शन देख ही चुनना है ना। अगर ये कहानी तो सब कहानी, एक रचना इनकी तो सब रचना इनकी। ठीक है, और जयशंकर प्रसाद की जो प्रथम कहानी है, ठीक है, इनकी प्रथम कहानी ग्राम है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की ये प्रथम कहानी है ग्राम, प्रथम कहानी है ग्राम। ठीक है, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, इन्हीं की रचनाएं हैं। चलिए अगला प्रश्न। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है। प्रश्न इतना सा दिया है, लाइन भरे बहुत हैं। रात में घूमने वाला, भ्रमणी, तपस्वी, निशाचर, अजर। ये भी आसान सा है, कई बार हम बता भी चुके हैं आप लोगों को। अजर कहते हैं, ठीक है, जो कभी बूढ़ा ना हो, जो कभी बूढ़ा ना हो उसे कहते हैं अजर, है ना। तपस्वी कहते, साधु को कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब है आपका निशाचर। निशाचर राक्षस का पर्याय है, राक्षस का पर्याय है। और चोरों क्या है? कहा इसकी रात में जो घूमे वह चोर, और रात में जो घूमे राक्षस। ये राक्षस का पर्यायवाची है आप लोग का निशाचर, यही है सही जवाब। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है
उस शब्द को चुनिए मुद्रा। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? मुद्रा। रूप, इसमें से भाग, पर्वत, गोद, 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ होगा, उस शब्द को चुनिए। रूप, भाग, पर्वत, गोद। इसको भी करा भी चुके हैं पहले भी, ठीक है ना, लेकिन रिपीटेड प्रश्न है, मिलते हैं। तो मुद्रा का सही जवाब कौन सा है? रूप। ठीक है, मुद्रा का मतलब कोष भी हम कह सकते हैं, धन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? धन भी कह सकते हैं मुद्रा का। ठीक है, मुद्रा का अर्थ एक निकलता है, रुपया भी निकलता है, मुद्रा पैसा भी निकलता है, तो मुद्रा के रूप यहाँ अर्थ होगा। अगला प्रश्न है, ठीक है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से सही कर्ता कारक को पहचानिए। रोहन ने हॉकी खेली, रोहन ने हॉकी खेली। इसको ऑफलाइन में भी करा चुके हैं और ऑनलाइन में भी पहले भी करा चुके हैं। ठीक है, रोहन ने हॉकी खेली, ऑप्शन लिखे हैं, आप देखिए और बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत तगड़ा प्रश्न है। इसका सही जवाब क्या है? आपको बता दूं कि आप लोग का साहित्य का प्रश्न 300 प्लस प्रश्न है, 300 प्लस प्रश्न है हिंदी साहित्य के। ठीक है, हिंदी साहित्य के 300 प्लस प्रश्न हैं। ठीक है, और अब टाइप हो गया है, बहुत जल्द हम लाने वाले हैं। और आपको बता दूं कि 300 प्रश्न के आसपास, 300 प्रश्न के आसपास इसमें क्या क्या है? ठीक है, पत्र पत्रिकाएं, सुनिए, पत्र पत्रिकाएं हैं। ठीक है, पुरस्कार सम्मान है, पुरस्कार हैं। ठीक है, और इसी के अंतर्गत विविध हैं। क्या है? विविध हैं। तो यानी कहने का मतलब है कि आपके 2 टाइप के प्रश्न हैं हिंदी साहित्य में, और आपको बहुत जल्द हम कराने वाले हैं। ठीक है, 300 प्रश्न है, 300 प्रश्न है। ठीक है, और खाली आप लोग को मैराथन लेना है। ठीक है, ये 300 प्रश्न जो इसमें है आप लोग का, ये 2 घंटे की क्लास है, 2 से 3 घंटे की। ठीक है, ये भी 2 से 3 घंटे की क्लास होगी, और आप लोग को 2 दिन में हम इसको करा देंगे। ठीक है, तो आप लोग देखना न भूलिएगा, और इससे बाहर का प्रश्न नहीं आएगा, सारे प्रश्न आपको इसमें फंसा देंगे हम। हिंदी साहित्य के भी 4 से 5 प्रश्न। ठीक, तो इसका सही जवाब है आप लोग का यहाँ से इनने। ठीक है, यहाँ पूछा है कर्ता को पहचानिए। कर्ता को पहचानिए नहीं लिखा है, देखिए, कर्ता कारक को पहचानिए, और कर्ता कारक कौन है? ने है। यहाँ अगर ये होता कर्ता को पहचानिए, अगर ये होता कर्ता को, तो रोहन सही होता। जो लोग रोहन बता रहे हैं, अगर कारक ना होता तो कर्ता होता, तब रोहन सही होता। लेकिन यहाँ पूछे कर्ता कारक को पहचानिए, तो ये कर्ता कारक थोड़ो है। कर्ता कारक यहाँ पर क्या है? ने, क्योंकि ने किसका रूप चिन्ह होता है? कर्ता कारक का। ठीक है, इसलिए कर्ता कारक का रूप चिन्ह क्या है? ने, इसलिए ने सही है। सभी का सही होना चाहिए भाई। चलिए अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्न का सही विकल्प चुनिए। ठीक है, इसमें से क्या है? कर्ता का अर्थ होता है, कर्ता का क्या अर्थ होता है? जो संबंध जोड़े, जो कार्य करे, जिससे काम हो, जिसका काम हो। ये भी आसान सा प्रश्न है। ठीक है, जो संबंध जोड़े उसे कारक कहते हैं आपका, या संबंध बोधक अव्यय। इसका सही जवाब है आपका जो कार्य करे, जो कार्य करे, जिससे काम हो, ना जिससे काम हो, जिस पर काम हो, ये नहीं है, जिससे जिसका काम हो, ये भी जिसका काम हो, ये भी गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए हैं, वाक्य का सही काल वाला विकल्प चुनिए। आज वर्षा होगी, ये भी आप लोग को पढ़ाया जा चुका है बहुत अच्छे से। अब देखते हैं कि तुम्हारी नज़रिया कहाँ तक जाती है। पढ़ा तो हम यार सब कुछ चुके हैं, है ना। इसका सही जवाब है आप लोग का आज वर्षा होगी, तो ये आप लोग का है आज वर्षा होगी। ठीक है, आज वर्षा होगी। ठीक है, सामान्य वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल, सामान्य भविष्य काल और भूतकाल। आज वर्षा होगी। ठीक है, आज वर्षा होगी। अब बताइए इसमें क्या है? संभाव्य होगा या सामान्य भविष्य काल? दोनों ऑप्शन है, कमेंट करके बताइए। यहां होगी लगा है तो भविष्य काल कहता है ये। इसका सही जवाब है आप लोग का सामान्य भविष्य काल। कौन सा है? सामान्य भविष्य काल। ठीक, अब यहां से निश्चित किया है ना, निश्चित। संभाव्य तब होता जब शायद लगता, ठीक है, या लगता, क्या लगता? शायद लगता, संभवता लगता, तब होता संभाव। भैया जो लोग संभाव बता रहे हो, यहाँ अब जैसे कह दिया जाए आज जाएंगे, आज जाएंगे। अब बताओ आज जाएंगे तो कौन सा है? सामान्य भविष्य काल तो है। ठीक है, वह खाएगा। ठीक है, आज पढ़ेगा, अब देखिए सब सामान्य है, जहाँ पे गा गी गे लग जाए सब सामान्य है।
ठीक है, इसमें आज वर्षा होगी, आज वर्षा होगी कह रहा है ना, आज वर्षा होगी भाई, निश्चित है कि आज वर्षा होगी, तो सामान्य है आपका। ठीक है, अगला प्रश्न है सकर्मक क्रिया का उदाहरण पहचानिए। सकर्मक क्रिया का, कशिश हंस रही है, चिड़िया उड़ रही है और सूरज उग रहा है, सीता वीणा बजा रही। सकर्मक और अकर्मक का प्रश्न है ये। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है आपका डी ऑप्शन ना, सीता वीणा बजा रही। अब क्या बजा रही है? वीणा। ये वीणा यहाँ पर क्या है? कर्म है। ठीक है, यहाँ हंसना, उड़ना और उगना, ठीक है, ये अकर्मक क्रिया है। ये कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। ठीक है, अब दूसरी बात अगर हम बात करें, हमने आपको एक अकर्मक में बताया है कि जहाँ पर काम स्वतः हो, जहाँ पर कार्य स्वतः हो, जहाँ पर कार्य स्वतः हो, वहाँ क्रिया हमेशा अकर्मक होगी। ये भी हमने आपको बताया ऑफलाइन कक्षा के अंतर्गत। स्वतः जहाँ पर कार्य होते हैं वहाँ अकर्मक क्रिया होती है। तो ये सूरज उग रहा है, यहाँ पर कार्य स्वतः चल रहा है, यहाँ पर कार्य क्या चल रहा है? स्वतः चल रहा है। ठीक है, तो ये आप लोग अकर्मक मार दीजिएगा। दूसरी बात अगर हम बात करें, एक बार फिर से सुन लीजिए कि कार्य जब स्वतः चलते हैं तो अकर्मक क्रिया होगी, जब कर्ता के हाथ में कोई वस्तु नहीं रहेगी तब भी अकर्मक होगी। ये ट्रिक है, तरीका है। कर्ता के हाथ में अगर कोई वस्तु नहीं है तो अकर्मक क्रिया होगी, अगर कर्ता के हाथ में कोई वस्तु है तो सकर्मक क्रिया होगी। अब देखिए, कशिश हंस रही है, अब बताओ यहां से कशिश के हाथ में कोई वस्तु है? नहीं ना। ठीक है, चिड़िया उड़ रही, चिड़िया के हाथ में कोई वस्तु है? नहीं ना। यहां से देखिए, सीता वीणा बजा रही, सीता के हाथ में क्या है? बीड़ा है। अब ये आपकी सकर्मक क्रिया हो गई। कौन सी हो गई? सकर्मक क्रिया, एक कर्म है। ठीक है, तो इसका सही जवाब था डी ऑप्शन। तो ये कार्य स्वतः चल रहे हैं। जैसे यहां से हम कार्य स्वतः के लिए पानी बरसता है, पानी बरसता है। अब बताओ यहाँ कार्य स्वतः चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ये भी अकर्मक क्रिया है। अब जैसे कह दिया जाए गेहूं, अगला उदाहरण है। ठीक है, गेहूं पिस रहा है, गेहूं पिस रहा है, गेहूं पिस रहा है। अब बताओ यहाँ से कार्य स्वतः चल रहा है ना, ये भी कार्य स्वतः वाले हैं। ठीक है, गेहूं पिस रहा है तो इसका मतलब कार्य स्वतः चल रहा है, तो स्वतः कार्य जहाँ पे चलेंगे वहाँ अकर्मक होगा। कर्ता के हाथ में कोई वस्तु नहीं है फिर भी अकर्मक होगा, और अगर कर्ता के हाथ में कोई वस्तु है तो सकर्मक होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे भाई सबको समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न। ठीक है, इनमें से सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है? रमेश ने समाचार पत्र पढ़ा, सीता बाजार जाती होगी, वह कलकत्ता जाता है, वर्षा हो रही थी। बताइए, वर्षा हो रही थी, बताइए, वर्षा हो रही थी। इसमें आपका अपूर्ण भूतकाल है। कौन सा है? अपूर्ण भूतकाल। एक बार मैं बता दे रहा हूं, अपूर्ण भूतकाल। ठीक है, जहां पे रहा था, ठीक है, रही थी और रहे थे लग जाए, जहां पर रहा था, रही थी, रहे थे लग जाए तो वहां पर अपूर्ण भूतकाल होता है। सीता बाजार जाती होगी, जाती होगी। ठीक है, इसमें आप लोग का है संदिग्ध, संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल। ठीक है, सीता बाजार जाती होगी, वर्तमान काल की क्रिया है। रमेश ने समाचार पत्र पढ़ा, ठीक है, इसमें पढ़ा सामान्य भूतकाल, सामान्य भूतकाल। ठीक है, अगर सामान्य भूतकाल नहीं होगा तो रमेश ने समाचार पत्र पढ़ा, वर्तमान भी हो सकता है, पूर्ण वर्तमान भी हो सकता है। वो तो विकल्प के ऊपर डिपेंड करेगा क्या विकल्प दिया गया है। ठीक है, रमेश ने समाचार पत्र पढ़ा, ठीक है, पूर्ण वर्तमान का भी ये वाक्य है, अगर वो ऑप्शन विकल्प डिपेंड करेगा तो इसका सही जवाब सी ऑप्शन है। ठीक है, वह कलकत्ता जाता है, यहाँ से जाता है, अगर कहीं पर ता है, ठीक है, कहीं पर ती हैं, कहीं पर ते हैं लग जाए तो वह वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल होता है। चलिए अगला प्रश्न है, आचार्य भरत ने काव्य दोषों की संख्या कितनी मानी है? आचार्य भरत ने, वही आचार्य भरत मुनि ना, ठीक है, तो पता ही है सबका। ठीक है, कितने माने हैं? 8 माने हैं। ठीक है, 8। तो और इन्होंने शांत रस को रस नहीं माना, शांत रस को रस नहीं माना, शांत रस को रस है। ठीक है, आपको मैं बता दूं कि भरत मुनि जनक हैं इसके, आपके रस के। अब भरत मुनि की एक रचना है नाट्य शास्त्र। भरत मुनि की एक रचना कौन सी है? नाट्य शास्त्र। अब भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में, ठीक है, स्थायी भाव का, भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में स्थायी भाव का उल्लेख नहीं किया है, स्थायी भाव का उल्लेख नहीं किया है, स्थायी भाव का उल्लेख नहीं किया, स्थायी भाव का उल्लेख नहीं किया है। और भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में, ठीक है, भावों की संख्या 49 बताई। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में भावों की संख्या कितनी बताई? 49। ठीक, इन्होंने शांत रस को रस नहीं माना, और शांत रस 9वें रस पे क्रम पे है, 9 रस हैं। ठीक है, अगर रसों की कुल संख्या की अगर पूछेगा
ठीक है, तो कुल संख्या आप लोग की कितनी है? 11। माने कितने गए हिंदी साहित्य में? 9। और भरत मुनि के अनुसार 8। ठीक है, और ये आप लोग का है प्रश्न पूरी तरह से याद रखेंगे सब लोग। ठीक, तो ये भरत मुनि के अनुसार। अनंत का मतलब होता है बहुत सारे भाई। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कवि फूल बाबू, ठीक है, इनमें से कौन सा कवि फूल बाबू के नाम से जाना जाता है? सुमित्रा नंदन पंत, केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह, राजकमल चौधरी। फूल बाबू, फूल बाबू के नाम से कौन सा कवि जाना जाता है? वैसे हम आपको बताएं, ठीक है, कि फूल बाबू के नाम से, ठीक है, अनीस अहमद खां जाने जाते हैं। ठीक है, अनीस अहमद खां, ये फूल बाबू के नाम से अनीस अहमद खां उर्फ फूल बाबू ये जाने जाते हैं। और सुमित्रा नंदन को कहा जाता है प्रकृति का सुकुमार कवि, प्रकृति का सुकुमार कवि। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। फूल बाबू अनीस अहमद खां को माना जाता है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार यहां से राजकमल चौधरी सही होंगे। राजकमल चौधरी को फूल बाबू के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वास्तव में अनीस अहमद खां है मुख्य रूप से। ठीक है, अगला प्रश्न, कर्मवाच्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग होता है? कर्मवाच्य में संयुक्त क्रिया का, अकर्मक क्रिया का, सकर्मक क्रिया का, इनमें से कोई नहीं। कर्मवाच्य में, ये भी आसान सा प्रश्न है, कर सकते हो आप लोग, बहुत अच्छा प्रश्न ये भी है, कर सकते हो। अब कर्मवाच्य की बात करें तो कर्मवाच्य में कौन सी क्रिया आती है? सकर्मक क्रिया। अब जैसे राम के द्वारा, ठीक है, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, राम के द्वारा पुस्तक को, ठीक है, पढ़ी गई, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। अब बताओ यहां से राम के द्वारा क्या पढ़ी गई? पुस्तक क्या है? कर्म है। और कर्मवाच्य में हमेशा सकर्मक क्रिया का उदाहरण आएगा, हमेशा। अगर सकर्मक क्रिया नहीं है तो कर्मवाच्य बनेगा ही नहीं। ठीक है, और अकर्मक क्रिया आते हैं भाव में। अकर्मक किस में आते हैं? भाव में। अगर भाववाच्य है तो भाववाच्य में सीधा अकर्मक क्रिया का ही प्रयोग होगा, भाववाच्य है तो। अगर कर्तवाच्य है तो कर्तवाच्य के अंतर्गत दोनों क्रियाएं आती हैं, अकर्मक भी आएगी और सकर्मक भी आएगी, अकर्मक सकर्मक दोनों आएंगी। ठीक है, कर्तवाच्य में, अकर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया, भाववाच्य में अकर्मक क्रिया। और क्रिया का परिवर्तन ही वाच्य कहलाएगा। क्रिया का परिवर्तन क्या कहलाएगा? वाच्य कहलाएगा। चलिए हमारे प्रश्न पे हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इनमें से एक का बहुवचन क्या होगा? अनेकों, अनेक, एकाएक, इनमें से कोई नहीं। एक शब्द, एक का बहुवचन क्या होगा? एक का क्या हो सकता है? चलिए, एक का क्या होगा? अनेक, क्योंकि एक का विलोम ही होता है अनेक। ये तो आसान सा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, जो पढ़ा ना गया हो उस वाक्यांश के लिए, पता नहीं कितनी बार हम करा चुके हैं इसको यार, आप लोग के वाक्यांश के भी शब्द में, है ना, करा चुके हैं ना बेटा। जो पढ़ा ना गया हो उसे क्या कहते हैं? अपठित। ए ऑप्शन सही है आपका। अगला प्रश्न है, आज मुझे थोड़ी सी फुर्सत मिली है, इस वाक्य में थोड़ी सी किस प्रकार का विशेषण है? आज मुझे थोड़ी सी, बताइए, संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। बताइए, आज मुझे थोड़ी सी फुर्सत मिली है, इस वाक्य में थोड़ी सी किस प्रकार का विशेषण है? प्लीज जल्दी से बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? थोड़ी सी लिखा हुआ है इसमें, थोड़ी सी इसमें परिमाणवाचक है। कौन सी है? परिमाणवाचक। अब देखिए कैसे, परिमाण में हमेशा नाप तौल आता है। क्या आता है? नाप तौल। अब जैसे यहां से लिखा गया थोड़ा, बहुत, है ना, ठीक है, कम, ज्यादा, ठीक है, बराबर, अधिक, ये सब आप लोग का, अधिक, ये सब आप लोग का परिमाणवाचक है। परिमाण है, थोड़ा बहुत, ये सब याद रखेंगे। सार्वनामिक में आप लोग ध्यान में रखिए, संज्ञा के पहले सर्वनाम आता है, संज्ञा के पहले क्या आता है? सर्वनाम आता है। गुणवाचक में आप लोग का, जानते हो, जहां पे रंग आ जाए, जहां पे आकार आ जाए, कई बार बताया, संख्या में संख्याएं आती हैं, संख्या और सर्वनाम और ये आपके नापतोल नाम है, तो सब गुणवाचक होता है। सब क्या होता है? गुणवाचक। चलिए अगला प्रश्न है, ठीक है, इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? स्त्रीलिंग, रचना और सृजन और संपादन और समायोजन। इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? स्त्रीलिंग शब्द, ठीक है, बताइए। रचना, सृजन, संपादन, समायोजन।
ठीक है, रचना रची जाती है, ये स्त्रीलिंग शब्द है। अब इसको कहोगे तो रचना रची गई, रचना रची गई, ये देखिए स्त्रीलिंग शब्द है। सृजन किया जाता है, सृजन सृजन किया है, ठीक है। संपादन संपादन होता है। समायोजन किया गया, समायोजन किया गया। अब देखिए ये तीनों आपके क्या हैं, पुल्लिंग हैं, तीनों क्या हैं, पुल्लिंग हैं। दूसरी बात, यहाँ से अगर किसी भी क्रिया के अंत में बड़ा प्रत्यय लग जाए, है ना, वह पुल्लिंग बन जाता है, और बड़ी प्रत्यय लग जाएगा तो वह क्या बन जाएगा, स्त्रीलिंग बन जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, ठीक है। अनामिका के रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा, सुमित्रानंदन पंत। ठीक है, बताइए अनामिका के रचनाकार। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। अनामिका है, परमिल है, कुकुरमुत्ता है, जूही की कली है, बताइए इसका सही जवाब। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है, संग्रह है अनामिका। अगला है सुप्त का विलोम शब्द क्या होगा? विक्षुब्ध, जागृत, सभ्य, सुस्त। सुप्त का विलोम, सुप्त का विलोम क्या होता है? जागृत होता है ना। असभ्य का विलोम असभ्य होता है, असभ्य, ठीक है। असुस्त का विलोम तेज। अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि हिंदी का विकास करना भारत सरकार का दायित्व है? 350, 344, 351, 343। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि हिंदी का विकास करना भारत सरकार का दायित्व है? भारत सरकार का दायित्व है, बताइए इसका सही जवाब। समय दे दे रहा हूं, आप लोग आराम से बताइए। आया? ठीक है, ठीक है। सरल सा प्रश्न। 350, 344, 351, 343। इसका सही जवाब है आपका 343, 343 एक में। ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि हिंदी का विकास करना भारत सरकार के लिए दायित्व है? 343, 343 लेकर 351 तक, 343 से लेकर 351 तक। ठीक है। भारत के 8वीं अनुसूची में उल्लिखित 343 से 351 तक हिंदी का ही प्रावधान है। किसका प्रावधान है? हिंदी का। ठीक है, ये सबको पता होना चाहिए। और संविधान आप लोग पढ़े हो तो संविधान में आप लोग को ये पढ़ाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द अरुण शब्द का अर्थ नहीं है? गरुण, केसर, कर्ण, सिंदूर। इनमें से कौन सा अरुण शब्द का, और अरुण का शब्द पर्यायवाची सूर्य का भी होता है, अरुण का, वही सारथी। ठीक है, अरुण शब्द का कौन से इसमें नहीं, और वही सूर्य का घोड़ा भी इसको हम लोग कहते हैं। ठीक, गरुण, केसर, कर्ण, सिंदूर। ठीक, अरुण को रक्त भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रक्त भी कहते हैं। ठीक है, तो सिंदूर तो है, ये है, कर्ण भी है, केसर लाल भी होता है, गरुण नहीं इसमें। ठीक है, ए ऑप्शन, गरुड़ पक्षियों का राजा। इनमें से कौन सा शब्द आश्रय का पर्यायवाची नहीं है? सहारा, आधार, मिलान, भरोसा। तुमको आश्रय देते हैं, तुमको भरोसा देते हैं, तुमको मिलान करते हैं। आधार, तुम्हारा आधार मान के, हम ये आधार मान के करिए, है ना। तो इसका सही जवाब है आपका मिलान। यही नहीं है, मिलान का मतलब होता है मिलना, मिलना आश्रय नहीं होता। अगला है असम में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी? असम में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा काक, बराक, बोडो, असमिया, बांग्ला। ये भी आसान सा सरल सा प्रश्न है। इसका सही जवाब है आप लोग का कौन सा? असमिया। अगला प्रश्न है, ठीक है, गागर में सागर भरना, इसका तात्पर्य क्या होगा? मटके में पानी भरना, मटके के अंदर सागर का पानी भरना, सीमित परिवेश में असीमित ज्ञात देना। सीमित परिवेश में असीमित ज्ञान अगर कर दे तो ज़्यादा सही रहे ना, ज्ञान देना। पूरे सागर के पानी से भरा हुआ मटका। ये भी सरल सा आसान सा प्रश्न है, आप लोग बताएं प्लीज। ठीक है, इसका सही जवाब है आप लोग का, सबको पता है, गागर में सागर भरना।
और ये उत्तर प्रदेश पुलिस में हम लोग ने यही किया है, ठीक है ना। समय कम था और पढ़ाना बहुत था और हम लोगों ने पूरा खींच खांच के बराबर कर दिया है ना उत्तर प्रदेश पुलिस में। अगला प्रश्न है, भारत दुर्दशा किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है? वृंदालाल शर्मा, ठीक है, देवकी नंदन खत्री, अयोध्या सिंह, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। भारत दुर्दशा, अब भारत दुर्दशा हिंदी का, चलिए मैं इधर लिख देता हूं, हिंदी का प्रथम राजनीतिक नाटक है, राजनीतिक नाटक है भारत दुर्दशा, हिंदी का प्रथम, याद रखिएगा, हिंदी का प्रथम राजनीतिक नाटक है और इसके रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये नाटक है और भारतेंदु हरिश्चंद्र नाट्य विधा के प्रवर्तक है, नाट्य विधा के प्रवर्तक माने जाते हैं, नाट्य विधा के प्रवर्तक हैं। और हमारे आधुनिक काल में भारतेंदु युग से ही आधुनिक काल की शुरुआत हुई, उसके जनक हैं ये, ठीक है। और इनका प्रथम जो नाटक है, इनका प्रथम नाटक है विद्या सुंदर, इनका प्रथम नाटक विद्या सुंदर है भाई, ठीक है। तो ये सही भारतेंदु हरिश्चंद्र। आगे, काली घटा का घमंड घटा, अलंकार बताइए। काली घटा का घमंड घटा, इसका सही जवाब यमक, उपमा, अनुप्रास, रूपक, ठीक है। तो जहां पर एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, ये यूपीपी में भी आया हुआ प्रश्न है, यूपीएसआई में भी, उसे यमक अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? यमक अलंकार। जहां पर किसी भी पंक्ति में एक शब्द की आवृत्ति, एक ही शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, उनके अर्थ अलग अलग निकले, उसे हम यमक कहेंगे, ठीक। इस घटा का जो यहाँ घटा लिखा है, इस घटा का मतलब होता है काली घटा का घमंड घटा, इसका मतलब होता है बादलों का घिरना, बादलों का घिरना, इसका अर्थ होता है बादलों घिरना, और इसका अर्थ होता है कम होना, ठीक है, कम होना, ठीक है। जब आकाश में बादल छाते हैं, घिरे, और जब बारिश बंद होती है तो उनका घमंड क्या हो गया? कम हो गया, ठीक। तो यही है यमक अलंकार। आपसे पेपर में अर्थ नहीं पूछेगा, आपसे इतना सा पूछेगा कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। सीधा आप लोग इस पंक्ति को उठाइए और सीधा ठोक दीजिए, दो शब्द मिलते हैं तो, ठीक है। उपमा में सा समान सदृश ये सब आते हैं, सा समान सदृश, ठीक है, सी सा, ये उपमा अलंकार का है, ठीक है। ये अलंकार है उपमा। अनुप्रास में वर्णों की आवृत्ति बार बार, और रूपक की बात करें तो रूपक में रूप धारण करना, ठीक है। चरण कमल बंदव हरिराई। वर्णों के कितने भेद होते हैं? 10, 7, 2, 8। वर्णों के कितने भेद होते हैं? ठीक है, बताइए। 10, 7, 2, 8, ठीक है। तो वर्णों के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, है ना। एक आप लोग का होता है स्वर और दूसरा क्या होता है? व्यंजन। एक आपका स्वर और दूसरा व्यंजन। तो वर्ण के भेद हैं भाई, स्वर और व्यंजन। और जो स्वयं से उच्चित होते हैं उसको स्वर, और जो स्वरों के सहायता से व्यंजन। स्वर आपके कितने प्रकार? 3, और व्यंजन भी 3 प्रकार, ठीक है। ये आपका पहला होता है हरस्व स्वर, पहला कौन सा? हरस्व स्वर। दूसरा आपका दीर्घ स्वर, और तीसरा आपका स्वर। दूसरी बात करें तो हरस्व स्वर को ही मूल स्वर कहते हैं। और यहाँ से जो व्यंजन है, व्यंजन 3 प्रकार के, ठीक है। एक आपका स्पर्श व्यंजन, और दूसरा आपका अंतःस्थ व्यंजन, और तीसरा आपका ऊष्म संघर्षी, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, ठीक है। का वर्ग से पा वर्ग तक आपके स्पर्श हैं, अंतस में या रा लावा हैं, और स्पर्श ऊष्म संघर्षी में तीनों सा और हा हैं, ठीक है। ये ऊष्म संघर्षी। हरस्व स्वर या मूल स्वर में छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ और ऋषि री, और दीर्घ स्वर में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, आए, ओ और औ है ना। प्लुत स्वर में आपका जैसे आता है राम, है ना, ओम, ठीक है। ये आपके प्लुत स्वर हैं। चलो ये याद रखिएगा आप लोग। चलिए, वैसे हम कई बार रिवाइज भी करा चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? मालिक, कहार, पाठक, योगिनी। ये भी आसान सा सरल सा प्रश्न है, आप लोग बता सकते हो। मालिक का स्त्रीलिंग होता है मालिकिन, मालिकिन होता है भाई। 1 मिनट, इसका सही जवाब होता है मालकिन, ठीक है। कहार का होता है कहारिन, पाठक का होता है पाठिका, तो योगिनी का सही है। और योगिनी का होता है योग किया जाता है, योग का योगिनी। चलिए अगला प्रश्न, ठीक है। पुल्लिंग शब्द वाला चयन कीजिए, ठीक है। नायिका, लेखिका, वधु, धावक, ये भी कराया जा चुका है एक बार। पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए इसमें से। क्वेश्चन नंबर 34, इसमें पुल्लिंग शब्द कौन सा? ठीक है, तो इसका सही जवाब है आपका कौन सा? धावक। इसका स्त्रीलिंग होता है धाविका, इसका स्त्रीलिंग क्या होता है? धाविका। बाकी नायिका का होता है नायक,
ठीक है, लेखिका का होता है लेखक, है ना, वधु का होता है वर, वर वधु को आशीर्वाद दो, पुल्लिंग और स्त्री। अगला है शिक्षक का बहुवचन बताओ, ये भी बढ़िया प्रश्न है, शिक्षक का बहुवचन, ठीक है, शिक्षक का, शिक्षकों, शिक्षिका, शिक्षिकाएं, शिक्षकगण। आप लोग तो इसको सुने हो ना, कई बार सुने हो, इसमें दिक्कत लेने वाली बात है वो ऐसे भी नहीं है, कई बार और कई बार लगातार हम इस पर चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। तो इसका सही जवाब है आप लोग का कौन सा, शिक्षक गण। अगर किसी भी एक वचन शब्द के साथ, एक वचन शब्द के साथ हो, अगर किसी भी एक शब्द के साथ अगर कहीं पर आपका गण जुड़ जाए, वर्ग जुड़ जाए, कहीं पर जन जुड़ जाए, है ना, कहीं पर वृंद जुड़ जाए, कहीं पर लोग जुड़ जाए, तो वह बहुवचन बन जाता है। क्या बन जाता है, बहुवचन बन जाता है। अब जैसे कह दिया जाए आप, तो आपका क्या हो जाएगा, आप लोग, आप लोग। अब ये बहुवचन है, ये एक वचन है। अब जैसे कह दिया जाए बाल, अब इसका आपको बाल बनाओगे तो बाल वृंद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बाल वृंद हो जाएगा। अब जैसे लिखा है मुनि, तो इसका बनाओगे तो हो जाएगा मुनि वृंद, क्या हो जाएगा, मुनि वृंद हो जाएगा, ठीक है। तो चाहे जहां जोड़ दो, जैसे महिला, महिला वर्ग, पुरुष, पुरुष वर्ग। अगला प्रश्न है, ठीक है, माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित शब्द का कारक बताइए। ये इतने कारक बताना है आपको, इतने का, मात्र इतने का। माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, आपको बताएं इतने प्रश्न कराया जा चुका है, इतने प्रश्न कराया जा चुका है, इतना अभ्यास कराया जा चुका है कि प्रश्नों फिर से रिपीटेड होए लाग, है ना, इतना ज्यादा अभ्यास हो गया आपका, ठीक है। और जिन्होंने लगातार शुरू से लेकर के आज तक जुटे हैं, कसम भगवान की, उनके प्रश्न अब गलत नहीं होने वाले, ठीक है। माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, तो इसमें कारक कौन सा है, कर्म कारक है, ठीक है। यहां से देखिए कपड़ा, कपड़ा क्या है, कर्म है, क्या खरीदा, कपड़ा खरीदा, इससे मतलब है, ठीक है, कर्म कारक है। कर्ता का रूप चिन्ह जो होता है ने, ठीक है, करण का होता है से, और इसी का होता है के द्वारा, से और या के द्वारा। कर्म का होता है को, अधिकरण का होता है में पर, अधिकरण का क्या होता है, में पर। चलिए अगला प्रश्न है, ठीक है, यह मेरी पतंग है, रेखांकित का भेद बताइए। निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। यह मेरी पतंग है, इसमें रेखांकित का भेद बताइए, क्या हो सकता है। इसका सही जवाब है आप लोग का निश्चयवाचक। कौन सा है, निश्चयवाचक, ठीक है। यह मेरी पतंग है, तो इसका मतलब है कि यह मेरी पतंग है, तो इसका मतलब निश्चित है कि यह पतंग किसकी है, मेरी है, ठीक। और निश्चयवाचक के अंतर्गत यह आता है, वह आता है, ये आता है और वे, ठीक है। यह वह एक वचन में होता है, किसमें होता है, एक वचन में। और वे और ये और वे, ये बहुवचन में है, किसमें, बहुवचन में। दूसरी बात, यह और ये दोनों पास के लिए हैं, और वह और वे ये दूर के लिए हैं, किसके लिए, दूर के लिए। बस जहां पे हमें निश्चितता का बोध हो, निश्चयवाचक कहलाएगा। निश्चयवाचक का एक नाम और है, इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं, संकेतवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक के अंतर्गत, इसके अंतर्गत आता है कोई, ठीक है ना, कुछ और किसी आता है इसके अंतर्गत, ठीक है, यह अनिश्चय। और निजवाचक के अंतर्गत आप आता है, आप आता है, स्वयं आता है और स्वतः आता है। स्वतः जो काम चलते हैं निजवाचक होगा। अब प्रश्नवाचक में जानते हो क्यों, ठीक है, कब, ठीक है, कहाँ, ये आपके सर्वनाम है। और सर्वनाम की संख्या, सर्वनाम के जो प्रकार होते हैं, छः प्रकार होते हैं, और सर्वनाम की संख्या 11 होती है, ये लिखा हुआ है, संख्या 11 प्रकार 6, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है, ठीक है, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, ये भी सरल सा प्रश्न है, आप लोग कर सकते हो। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, शब्दांश, आसान सा प्रश्न है। और इसमें आपको बताएं, इसमें दीर्घ स्वर संधि है, कौन सी, दीर्घ स्वर संधि। आप लोग इसको तोड़िए तो आप लोग का टूटेगा आपका शब्द और प्लस में, अंश में, है ना। यहाँ से छोटा, यहाँ पर क्या है, छोटा आ बराबर क्या हो जाएगा, बड़ा आ। और हम लोग कहाँ से तोड़े हैं, बड़े आ से तोड़े हैं, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं इतनी बात सबको समझ में आई होगी। चलिए अगला प्रश्न है, त्रिपुरारी का सही संधि विच्छेद क्या होगा, त्रिपुरारी का सही संधि विच्छेद क्या होगा। त्रिपुर प्लस अरि, त्रिपुर प्लस रारी, त्रिपुरा प्लस री और त्रिपुरा प्लस आरी। त्रिपुरारी, त्रिपुरारी शिव जी का पर्यायवाची है ना। इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, त्रिपुर प्लस आरी। आरी, ये इसमें दीर्घ स्वर संधि है, कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि है इसके अंतर्गत, ठीक। अब जैसे त्रिपुर लिखा हुआ है, यहाँ से देखिए भाई ध्यान से, त्रिपुर और प्लस आरी लिखा हुआ है, तो यहाँ से आप लोग का क्या है, छोटा, इसके अंतर्गत छोटा आ, और इसमें क्या है अ बराबर क्या हो गया, बड़ा, ठीक है। यहाँ बड़े आ से टूटा हुआ है, ये दीर्घ स्वर संधि। अगला प्रश्न है,
इनमें से कौन सा शब्द अपेक्षा शब्द का अर्थ नहीं है? अपेक्षा शब्द का अर्थ नहीं, आशा, उपेक्षा, आकांक्षा, इच्छा। ठीक है, और आज का ये अंतिम प्रश्न है, और जाते जाते मेरे भाई गलत मत करेगा। प्रश्न 40 क्वेश्चन 40 मिनट, 40 क्वेश्चन इज द 40 मिनट। ठीक है, जाते जाते आप लोग नाक ना कटाइएगा, क्योंकि नाक बहुत बड़ी है, समझे? मत कटाइएगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? इनमें कौन सा शब्द अपेक्षा शब्द का अर्थ नहीं? ठीक है, तो इसका सही जवाब आपका क्या है? उपेक्षा। ठीक है, अपेक्षा का मतलब होता है इच्छा, अपेक्षा है, तुमसे कुछ अपेक्षा है, कहते हैं ना। ठीक, अब यहां से आशा भी सही है, आकांक्षा भी सही है, इच्छा भी सही है, तो उपेक्षा अर्थ नहीं होगा। अपेक्षा का विलोम ही होता है उपेक्षा। अपेक्षा का विलोम क्या होता है? उपेक्षा। ठीक है, तो यही जवाब नहीं है। और इसका उत्कंठा भी होता है। ठीक है, उत्कंठा भी होता है इसका, और इसका वाष्टच्छा भी होता है। उत्कंठा, वाष्टच्छा। ठीक है, मनोकामना भी होता है ना। ईप्सा भी होता है, ईप्सा। ठीक है, इच्छा, और बाकी छोड़ दीजिए, बाकी करिएगा। आशा है तुमसे, आकांक्षा है, इच्छा है, तो ये अपेक्षा है तुमसे। तो ये 40 प्रश्न थे, और आप लोग के 40 प्रश्न हमने करा दिया। एक बार कमेंट जरूर करिएगा किसके कितने प्रश्न कहाँ तक सही हैं। अब आपको समझने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, अब आपको लगातार, इसलिए हम जल्दी प्रश्न हो जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि समझाने की जरूरत ज़्यादा नहीं। अब आपको अभ्यास लगातार खींचते जाना है, करते जाना है, कुल मिलाकर के नहीं मतलब। अब आप लोग को इसकी टेंशन नहीं लेना है कि हमको ये आएगा कि वो आएगा, कि ये होगा कि वो होगा, मतलब कैसे समझे, क्योंकि समझ चुके हो सब ना। ठीक है, तो अब आप लोग जितना ज़्यादा अभ्यास करते रहो, जितना ज़्यादा अभ्यास करते रहो, बस वही पर्याप्त है। एक बार कमेंट जरूर करके बताएं कि किसके कितने प्रश्न सही हैं, किसके कितने प्रश्न गलत हैं। एक बार हमें कमेंट में कमेंट जरूर लिखें। ठीक है, तो आज यहीं पर अपने वाणी को विराम करते हैं, फिर मिलते हैं कल। तब तक के लिए शुभकामनाएं एवं धन्यवाद। नमस्ते, और सभी के माता पिता को हमारा प्रणाम है। मिलेंगे कल। जय हिंद।